आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन। देखो, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब इसमें है क्या, कुछ तो इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ होंगी और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होंगी। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। देखो, पहला नंबर क्या है? पहला नंबर ये है कि दोनों के दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि दोनों के फोर्स F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये होंगे। दूसरा, दोनों फोर्स मासेस के या चार्ज के एक प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 होगा। ये ग्रेविटेशन के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्सेज हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। चौथा नंबर है, दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। ठीक है। और पांचवा नंबर है, ये दोनों के दोनों ऑपरेट कर सकते हैं इन वैक्यूम में। ठीक है, ये तो हो गई सिमिलैरिटीज़ दोनों फोर्सेस की। अब आती है डिससिमिलैरिटीज़। डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव, पहला है Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है अट्रैक्टिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर आ जाओ। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। Fg जो होगा वो डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, जबकि Fe वो डिपेंड करेगा मीडियम पर, डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है। और जो इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, बहुत ही ज़्यादा। Fg, अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, आप पढ़ेंगे इसे ध्यान से, मैं भी पढ़ के बताता हूँ आपको। ये देखो, एक प्रॉब्लम है लिखी हुई इसमें, और ये क्या कहता है? देखो, ये कह रहा है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस और मासेस। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा, ये तो समझ में आ गया कि कूलम्ब्स लॉ जो है दो चार्जेस के बीच में है और न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन का दो मासेस के बीच में है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इतनी बातें इसने क्वेश्चन में कही है। अब ये क्वेश्चन ये पूछता है, ए पार्ट में कहता है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पहला, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच का आपको कंपेयर करना है। दूसरा कहता है फॉर टू प्रोटॉन्स, और वही काम जो आपने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए किया, वही काम आपको दो प्रोटॉन्स के लिए करना है, रेशियो निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। दूसरे पार्ट में कहता है एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। यानी ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्रिएट करना है, कैलकुलेट करना है उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जब वो एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर दूरी पर हों। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये कहता है, पहला जो इसका ए पार्ट था उसके लिए क्या कहता है, ए पार्ट के लिए कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन,
तो आप बताओगे पहला फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, ठीक है। देखो तो इसके लिए जो Fe की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वही कैपिटल के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो कितना होगा, के Q1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो माइनस ई, Q2 प्रोटॉन हो गया तो प्लस ई अपॉन आर स्क्वायर, यानी कितना हो गया माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो Fe की वैल्यू हो गई। और Fg की वैल्यू कितनी होगी, देखो माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है, नेगेटिव डिनोट्स अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अच्छा Fg जो है तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तो ये होता है ना जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जी M1 मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, और डिस्टेंस तो वही आर स्क्वायर, और नेगेटिव साइन फिर से वही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, नेगेटिव डिनोट्स अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसका कंपेयर करो, Fe अपॉन Fg, इसका रेशियो निकालना है। देखो रेशियो निकाल लो, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड माइनस जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज में पुट कर दो, तो Fe अपॉन Fg इसका जो रेशियो होगा कितना आएगा, K का मतलब कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, E का मतलब कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका होल स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी हो गई 6.67 इंटू 10⁻11, Me की वैल्यू कितनी हो गई 9.1 इंटू 10⁻31, Mp की वैल्यू कितनी हो गई 1.67 इंटू 10⁻27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 2.27 इंटू 10⁻39, ठीक है। ये रेशियो है Fe और Fg का। दैट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में इतने टाइम्स है। अच्छा अभी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए निकाला फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट में फॉर टू प्रोटॉन्स है ना, फॉर टू प्रोटॉन्स। तो देखो प्रोटॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, Me की जगह Mp आ जाएगा, चार्ज तो इस प्रोटॉन पर E के बराबर ही होता है, ठीक है। तो Fe और Fg का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था आपका के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी हो जाएगा जी, क्योंकि अब हमें दो प्रोटॉन्स के लिए करना है, Mp और Mp। देखो ये कैलकुलेशन जो थी ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास की जगह प्रोटॉन का मास पुट कर दो, तो कितना आएगा ये, देखो इसको 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर डिवाइड 6.67 इंटू 10⁻11 और मल्टीप्लाई Mp, देखो 1.67 इंटू 10⁻27 और 1.67 इंटू 10⁻27। तो ये जो Fe और Fg का जो रेशियो हुआ तुम्हारा वो कितना हो गया 1.24 इंटू 10⁻36, यहाँ पर 36 टाइम्स है 10⁻39 टाइम्स, तो इसका मतलब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं हम बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या कह रहा है, उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन के लिए देखो आप, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये एक्सेलरेशन कह रहा है आपको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने आपको पहले बताया था के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर डिवाइड आर की वैल्यू उसने बताई थी 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, Fe की वैल्यू है। अब आप बताना जरा एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को कितना होगा, F इज इक्वल टू एम में, तो Fe इज इक्वल टू एम ई इंटू ए ई, तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई Fe अपॉन एम ई। देखो
2.3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड एम की वैल्यू हो गई 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो ये आएगा तुम्हारा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे। अच्छा, सिमिलरली प्रोटॉन के लिए कितना होगा, ए पी की वैल्यू एफ ई अपॉन एम पी हो जाएगा। यानी क्या हो गया ये 2.3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो ये आ गया तुम्हारा 1.3 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये कंपेयर होगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आगे डिस्कस करते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे हमने वो पढ़ा कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ जो है आपका वो क्या कहता है, देखो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ तो एक दो चार्जेस के बीच में, अब मान लो 3 चार्जेस हों, 4 चार्जेस हो, एक ग्रुप हो चार्जेस का, और उस ग्रुप की वजह से एक सिंगल चार्ज पर हमें फोर्स निकालना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, देखो प्रिंसिपल ऑफ ये कहता है, मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, एक ग्रुप की वजह से किसी एक गिवन चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। यानी ग्रुप के एक एक पॉइंट चार्ज का गिवन चार्ज पर फोर्स निकालो और उसका वेक्टर सम कर दो, और किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स अदर चार्ज के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अब देखो इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है, और एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको उस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये आपका ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, और एक चार्ज हमारे पास हो गया Q0। ठीक है, अब ये जो Q0 चार्ज है ये P पॉइंट पर है, यहाँ पर है पॉइंट P। तो Q1 और Q0 के बीच का जो फोर्स है वो इधर की तरफ आएगा, F1 मान लो इसको। Q2 और Q0 के बीच का फोर्स इधर की तरफ आएगा, इसको आप F2 मान लो। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया और यहाँ पर Q0 चार्ज है। अब इस P पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F1 भी लग रहा है, F2 लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, F1 और F2 का वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब देखो यहाँ से इसके पैरेलल लाइन, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन, और ये दोनों जहाँ कट करेंगे वहाँ से इसे मिला दो, ये टोटल F हो गया। यानी F की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी F1 प्लस F2, और वेक्टर सम होगा इसका। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर, P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है RP वेक्टर, और 1 से लेके P तक का जो वेक्टर है R1P वेक्टर, Q2 से P तक का जो वेक्टर है वो है R2P वेक्टर। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो R1 की डायरेक्शन इधर है, RP की डायरेक्शन इधर है, और R1P की डायरेक्शन ये है। तो R1P की जो वैल्यू होगी ना, R1P वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरीके से R2P वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब आप देखो अगर यहाँ पर दो चार्ज हैं, अगर तीसरा चार्ज होता तो तीसरा भी अपना फोर्स लगाता इस पर F3, तो ये जो फोर्स होता फिर टोटल F3 इसमें जुड़ जाता। मान लो इस तरीके से n चार्जेस हैं हमारे पास, तो प्लस Fn तक आएगा, और यहाँ पर देखो R2P फिर R3P फिर RNP भी होगा।
आर एन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर पी वैक्टर माइनस आर एन वैक्टर। ठीक है, तो अब देखो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एफ की वैल्यू हो जाएगी, एफ वन की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1P² इंटू R1P कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। फिर F2 के लिए कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2P² इंटू R2P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन RnP² इंटू RnP कैप। अब आप यहाँ देखो F वेक्टर इज इक्वल टू, देखो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, अंदर देखो कितना, Q1 अपॉन R1P² इंटू R1P कैप, Q2 अपॉन R2P² इंटू R2P कैप, Qn अपॉन RnP² इंटू RnP कैप। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको समेशन फॉर्म में लिखो, F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP² इंटू RIP कैप। ये हो गया तुम्हारा ये। और अगर आप RIP को, IP कैप को देखो, कैप जो होता है जैसे A वेक्टर है हमारे पास, तो A वेक्टर को हम, A कैप को हम ले सकते हैं A वेक्टर अपॉन A। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन, अब यहाँ देखो RIP वेक्टर अपॉन RIP हो जाएगा, तो RIP और RIP² RIP³ RIP³ इंटू RIP वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। और देखो अगर आप पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में इस तरीके से लिखना चाहते हो तो देखो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP को क्या लिखोगे, RP माइनस RI वेक्टर मॉड होल क्यूब और RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये पोजीशन, ये हो गया पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, ये है तुम्हारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल मैं इसके होमवर्क भेजूंगा आपको, है ना, जितना भी अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं उन सब के होमवर्क मैं कल भेजूंगा आपको। आज आप ये वीडियो देख लीजिए।